हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में जानेंगे कि मेरी जेनपैक की जर्नी क्या थी और प्लेसमेंट जेनपैक में कैसे हुआ। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनपैक में जो मेरा प्लेसमेंट है वो मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट है और जेनपैक जो कंपनी है वो कॉलेज में आई थी और 7 तरीके के रोल्स के लिए कॉलेज में जेनपैक विजिट की थी। पहला रोल था फुल स्टैक डेवलपर का, दूसरा था एज्योर डेटा डेवलपर का और तीसरा जो रोल था वो एनालिटिक्स का था। फोर्थ वन जो रोल था वो ओरेकल ईआरपी से रिलेटेड कुछ रोल था और फिफ्थ वाला जो है कॉर्पोरेट आईटी करके एक रोल था और 6 नंबर पे कंसल्टेंट रोल के लिए था और 7 नंबर पे डेटा साइंस था जो मुझे काफी अट्रैक्ट किया डेटा साइंस रोल में। अब इस तरीके से क्या हुआ कि बीटेक में जो स्टूडेंट्स थे वो किसी भी ब्रांच से हो वो एलिजिबल थे, लेकिन एमटेक में जो सीएसई स्टूडेंट्स हैं वो उसके लिए एलिजिबल थे डेटा साइंस पोस्ट के लिए। 15 जन को जेनपैक्ट आई थी, उसका जो आया था वो फॉर्म फिल किया। उसके बाद 18 जन को उसका रिटन टेस्ट था। और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो जेनपैक्ट के रिक्रूटमेंट में 3 राउंड थे। पहला है रिटन टेस्ट, दूसरा था टेक्निकल राउंड और थर्ड जो राउंड था वो था एचआर राउंड। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं रिटन टेस्ट से। तो 18 जनवरी को मेरा एग्जाम होता है रिटन टेस्ट का और उसमें क्या है कि मेरे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं कम से कम मिल के हमारे क्लास में भी 6-7 लोगों ने उस टेस्ट को जेनपैक वाई टेस्ट को दिया था, क्योंकि क्लास में ऐसे भी लोग थे जिनका 7 LPA 6 LPA ऐसा पैकेज था जो इस जेनपैक के लिए एलिजिबल थे। लाइक अगर आप फुल टाइम में भी हैं और आपका पैकेज कम है तो आप 1.5 मल्टीप्लाई करने के बाद जो पैकेज होगा उससे अगर ग्रेटर या उसके बराबर कोई कंपनी उस पैकेज पे आती है तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हो एज अ ड्रीम कंपनी के हिसाब से। तो क्या हुआ कि अब उस वक्त तो मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन इंटर्नशिप मेरी लग चुकी थी सैमसंग एसडीएस में। अब क्या था कि जब एग्जाम शेड्यूल हुआ और एग्जाम शेड्यूल हुआ 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक 1.5 घंटे का एग्जाम था। एग्जाम का जो पैटर्न था उनका वो ये था कि जब एग्जाम का लिंक आया और उस पर हम लोग गए तो एक वेबसाइट ओपन हुई और वहां पे हमें जो फॉर्मेट दिखा एग्जाम का, रिटन एग्जाम का, वो दिखा कि वहां पे 3 कोड हैं जो हमें स्यूडो कोड लिखने हैं। वो रन नहीं, ऐसा क्या होता, पहले क्या होता था कि उससे पहले जो मैंने एग्जाम दिए तो उसमें कोड को रन कराना होता था लिख करके। इसमें क्या था कि इसमें स्यूडो कोड लिखने हैं, एल्गोरिदम आपको लिखनी है। जो एक होता नहीं एल्गो और स्यूडो, एल्गो और कोड का जो एक मिक्सअप वाला जो पार्ट होता है वो आपको बताना है। और ये 3 तरीके के कोड थे जिसमें सिर्फ स्यूडो कोड लिखना था और 20 जो थे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जिसमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, एप्टी वाली जो प्रोबेबिलिटी होती है एप्टीट्यूड से रिलेटेड वो पूछी गई थी और रीजनिंग था और कोडिंग के भी क्वेश्चंस थे उसमें, बेसिक वाले जो डेटा स्ट्रक्चर सी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी उसमें इंक्लूडेड थे ऑब्जेक्टिव में। और क्या था कि ये मार्क्स का जो सिस्टम है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मार्क्स गिवन थे। कोडिंग वाले में क्या था कि 3 क्वेश्चंस थे और पहले 2 क्वेश्चंस में जो मार्क्स का वेटेज था वो इक्वल था, लेकिन जो थर्ड वाला क्वेश्चन था वो काफी हाई वेटेज का क्वेश्चन था। मुझे मार्क्स बिल्कुल अभी याद नहीं है कि एग्जैक्ट कितने थे, लेकिन ये मैं बता सकती हूँ थर्ड वाला जो कोड था वो काफी हाई वेटेज का था। अब होता क्या है कि जब एग्जाम देती हूँ मैं, देने के बाद जब एग्जाम 9 बजे खत्म होता है तो हम लोग अपने जो भी एग्जाम दे रहे होते हैं उनसे मैं पूछती हूँ कि कितना कैसा गया। तो जो मेरे क्लासमेट थे जिन्होंने एग्जाम दिया था वो बोलते हैं कि उनका बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने तीनों में से 3 कोड किए थे और सारे क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए थे। बट जब मैंने जो एग्जाम दिया था ना तो उसमें क्या था कि मेरा 2 क्वेश्चन जो था वो मुझे लगा था कि हाँ मुझे आता है, क्योंकि मुझे सिंपल दिखा था और सही था। लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन था वो मेरा सिर्फ आधा हो पाया था, उसमें सिर्फ मैंने लॉजिक लिखी, क्योंकि उसमें क्या था कि आपको स्टेप्स लिखने हैं फिर उसका स्यूडो कोड लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चन करने थे कोडिंग वाले, पहले स्टेप्स फिर स्यूडो कोड। और दूसरा वाला भी मैंने स्टेप्स लिखे, उसके एल्गोरिदम लिखी और उसका स्यूडो कोड लिखा। लेकिन जो थर्ड वाला था उसमें मैंने सिर्फ उसके स्टेप्स लिखे और स्यूडो कोड नहीं लिखा और नहीं लिख पाई और टाइम आउट हो चुका था। और तो इस तरीके से क्या था कि मेरे ऑब्जेक्टिव में 18 क्वेश्चंस हो पाए 20 में से, और कोडिंग में 2 क्वेश्चन हो पाए और हाई वेटेज में सिर्फ मैं आधा क्वेश्चन कर पाई, वो भी सिर्फ एल्गो वाला, और एल्गोरिदम लिखी बस, बाकी वो कोड नहीं किया। तो इस तरीके से मुझे तो ये कंफर्म हो गया था कि मेरा इस कंपनी में नहीं होने वाला, क्योंकि बाकी सब लोग पूरा फुल अटेम्प्ट करके बैठे हुए हैं और मैं ही हूँ जो टाइम आउट हो गया और मैं नहीं कर पाई, तो मेरा इसमें कुछ होना नहीं है।
बट खैर मेरी तो आदत हो गई थी, मुझे पता था। अब जैसे होता नहीं है कि कोई कंपनी में नहीं होना, तो मेरी झेलने की आदत हो चुकी थी। होगा भी तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो क्या करें, मेहनत तो करनी है। तो कोशिश जारी थी। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हुई उसके बाद क्या हुआ कि सडनली टाइम जो था वो संडे का था। हाँ, संडे का टाइम था और संडे को मेरे पास सडनली एक दोपहर के टाइम 2 बजे मेरे पास एक कॉल आती है। और संडे मतलब 23 जनवरी कॉल आती है, जिसमें मुझे पता चलता है कि मेरे पापा की जो तबीयत है वो बहुत क्रिटिकल है और मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। और उसी वक्त मैं दोपहर को ही अपना सामान वामान पैक करके शाम को ही निकल जाती हूँ घर के लिए। और घर जब जाती हूँ तो घर घर जाती हूँ, सारा जो तबीयत पापा का रहता है वो काफ़ी हेल्थ इशू उनका ज़्यादा रहता है, तो सारा वो जो डॉक्टर सब इलाज चल रहा होता है। और ट्यूसडे को सुबह सुबह मैं मतलब बिजी रहती हूँ इन सब चीज़ों में। और ट्यूसडे को क्या होता है कि मैं अपना मोबाइल देखती हूँ तो 12 बजे मेरे पास बहुत सारी मिस कॉल्स पड़ी थी। और ऐसा था कि 12-15 ऐसे कुछ मिस कॉल्स पड़ी हुई थी। और वो मेरी क्लासमेट की थी और वो क्लासमेट मेरा SPC उस वक्त था, प्लेसमेंट सेल में कोऑर्डिनेटर था। तो जब मैंने उसको वो कॉल बैक किया तो उसने मुझसे बोला कि नीलू तुम्हारा इंटरव्यू था, तुमने कैसे छोड़ दिया इसको, तुमने अटेंड नहीं किया क्या? तो अब मुझे समझ नहीं आया कुछ ये क्या हुआ। फिर मुझे उस वक्त पता चला कि मेरा लिस्ट में नाम आया था, सिलेक्शन हुआ था और मुझे इंटरव्यू के लिए चूज किया गया था। मुझे इंटरव्यू देना था, मेरा 12 बजे इंटरव्यू शेड्यूल था जो मैंने नहीं दिया। सबसे पहला इंटरव्यू मेरा ही था। अब यहाँ पे ये दिक्कत ये हो गई कि घर पे नेटवर्क प्रॉब्लम थी और मोबाइल का मुझे कोई होश नहीं था कहाँ क्या है, और इस तरीके से वो मेरा इंटरव्यू छूट गया। और उस वक्त मुझे लगा कि यार ये मुझसे क्या हो गया। और मेरा जो इंटरव्यू था वो 1:30 बजे, हाँ मेरा इंटरव्यू 1:30 बजे तक था, शायद कुछ टाइम लिमिट थी उसकी, और 12 से 1 या 1:30 ऐसे कुछ था। फिर क्या हुआ कि मैं 12:30, मुझे बात ही पता चली तो 12:45 पे, हाँ 12:45 पे मैं उनको कॉल कर रही हूँ। जो मतलब वो लिंक जो थी मुझे मिली थी उस पर, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जो लिंक मिलती है इंटरव्यू के लिए, उस पर मैंने उनको कॉल किया, लिंक पे क्लिक किया तो वो मेरा काफ़ी वेट कर रहे थे इंटरव्यूअर जो थे। और उन्होंने मुझे बोला कि आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद वो कॉल उन्होंने कट हो गई और उसके बाद मुझे कॉल आया। और कॉल में वो बोलते हैं, कॉल में शायद कंपनी के HR पता नहीं कौन था जो बोल रहे थे कि मतलब आप इस कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते क्या, आपको प्लेसमेंट नहीं चाहिए क्या यहाँ से? तो मैंने बोला नहीं मुझे प्लेसमेंट चाहिए और मेरे फादर की जो कंडीशन है बहुत क्रिटिकल है इस वक्त, और इसीलिए मैं कॉल नहीं उठा पाई और ये इमरजेंसी है। और हाँ मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ, मैं अभी भी दे सकती हूँ, मेरे पास मतलब है, मैं कैपेबल हूँ, अभी भी दे सकती हूँ मैं। तो वो बोले कि नहीं कोई बात नहीं, हम आपका इंटरव्यू रीशेड्यूल कर देते हैं। तो बोले कि कब करना है रीशेड्यूल? मैं इतना घबरा चुकी थी कि यार मैं फालतू का मौका जो था मेरे पास वो मैं गंवा दी। तो मैं उनको जल्दी जल्दी बोल दी कि हाँ शाम को ही कर लेते हैं, आज शाम को ही कर लेते हैं। फिर क्या हुआ कि शाम को रखा गया, उन्होंने बोला ठीक है शाम को मैं लिंक आपको भेज देता हूँ और शाम को हम लोग इंटरव्यू करते हैं। अब क्या हुआ कि शाम को ऐसे ही कुछ 7 बजे मेरा इंटरव्यू था और मैं इंटरव्यू देने के लिए बैठी। और क्या हुआ कि वो मुझसे कुछ पूछ ही रहे थे कि एक फीमेल थी, लेडीज थी जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी, और उन्होंने मुझसे पूछ ही रही थी कि डेटा साइंस क्या है और मशीन लर्निंग क्या है। मैं उनको चीज़ें समझा रही थी एक टाइप का कि हाँ हाउस प्राइस जो प्रेडिक्शन है वो सारी चीज़ें मैं उनको बता रही थी कि डेटा को एनालाइज कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आंसर दे रही थी। तभी क्या होता है कि मेरा नेटवर्क का जो एक मैसेज नहीं आता है कि 100% आपका डेटा एग्जॉस्ट हो चुका है, और ये दिक्कत हो गई मेरे साथ उस वक्त इंटरव्यू में। वो बार बार कनेक्शन बार बार बफरिंग हो रहा है, 10 सेकंड के लिए पॉज हो रहा है, फिर कंटिन्यू हो रहा है, फिर 10 सेकंड के लिए पॉज हो रहा है, फिर कंटिन्यू हो रहा है, इस तरीके से हो रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ के लिए एकदम दुखी हुई कि यार ये हो क्या रहा है। फिर मैंने उनको बोला कि नेटवर्क इशू है और मैं घर पे हूँ और घर पे इतना मेरे नेटवर्क होता नहीं है, और मैं मोबाइल के डेटा से कनेक्ट करके आपसे ये इंटरव्यू का मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, और अगर आप मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा अभी। तो उन्होंने बोला कि ओके कोई बात नहीं, कूल डाउन, हम आपका इंटरव्यू रीशेड्यूल कर देते हैं, अब आप सही बताइए सही टाइम कब करें, कब रीशेड्यूल करना है। तो मैंने उनको बोला, उस वक्त ट्यूसडे की रात थी वो, मैंने उनको बोला कि थर्सडे आप रीशेड्यूल कर दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है।
अब क्या होता है कि थर्सडे जो था वो 27 जनवरी था, 27 जनवरी। तो अब उसके बाद थर्सडे के लिए मेरा शेड्यूल हुआ। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरा इंटरव्यू है और मैं जा रही हूँ, और घर में सब कुछ सही हो चुका था तब तक। तो मैंने बोला, मम्मी बोली ठीक है जाओ। तो फिर मैं जयपुर आई, और जयपुर में थर्सडे को मेरा जो इंटरव्यू था वो शेड्यूल था, और वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ दोपहर को, कुछ ऑलमोस्ट दोपहर पे। अब क्या होता है कि जो भी मेरा इंटरव्यू होता है सबसे पहले वो मुझसे शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से, कि हाँ अपना इंट्रोडक्शन बताओ। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, और इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा, कौन कौन से मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो मैंने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और हाँ, प्रोजेक्ट बताने उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपने ये प्रोजेक्ट चूज किया है तो इसके पीछे थिंकिंग क्या थी आपकी। तो मैंने वो चीज़ उनको एक्सप्लेन की, और हाँ, थीसिस, मेरा जो थीसिस था उसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने थीसिस में ये टॉपिक लिया, ऐसा क्यों। तो मैंने उसका भी रीज़न उनको दिया। अब ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद वो मुझसे बोलते हैं कि आपको मैथ्स आती है क्या। मैंने बोला जी मुझे आती है, प्रोबेबिलिटी सब चीज़ें आती है। मैंने कहा जी आती है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ओके आप न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में बताइए, न्यूटन रैप्सन मेथड। अब वो मेथड जो था उसके बारे में मैंने सुना था, वो बीटेक सेकेंड ईयर में था, और मैं उस वक्त थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ रही थी सेकेंड ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बैक आई थी। अब बैक आने के बाद अब सेकेंड ईयर में ये था कि मुझे एक भी बैक नहीं लानी, तो बहुत अच्छे से पढ़ा। तो मुझे याद था न्यूटन रैप्सन मेथड करके कोई मेथड था जिसपे हम लोग कुछ रूट निकालते थे। तो मैंने उनको बोला कि ये बीटेक सेकेंड ईयर में मेरे सब्जेक्ट था, और मैथ्स में था ये टॉपिक न्यूटन रैप्सन मेथड, और इसमें हम लोग कुछ रूट निकालते थे, मुझे सही से याद नहीं है इसके बारे में। तो वो बोलते हैं ओके ओके कोई बात नहीं, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, और 2 मिनट में आपको क्या करना है, गूगल में न्यूटन रैप्सन मेथड टाइप करके सर्च करना है। सिर्फ आपको टाइमर से 2 मिनट मिलेंगे। 2 मिनट में आप जितना पढ़ सकते हैं, जो कर सकते हैं वो आप कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है। अब उन्होंने टाइमर शुरू किया, और मैंने 2 मिनट गूगल में सर्च किया, और जितना मुझे पढ़ना था, जिस तरीके से पढ़ना था मैंने पढ़ा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे सॉल्व होते हैं। और उन्होंने मुझे एक तरीके का उन्होंने मुझे एक हिंट दे दी थी कि इससे मैं इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन दूंगा। तो मुझे ये एक मेरे दिमाग में स्ट्राइक था कि मुझे क्वेश्चन देने वाले हैं। तो मैंने क्या किया कि वो जो 2 मिनट मुझे मिले थे, मैं एक न्यूटन रैप्सन जो क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, मैंने वो सर्च किया और इमेज पे गई, इमेज वाले सेक्शन में, और वहां मैंने देखा कि उसके मेथड्स को स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताए हुए थे, ऐसे ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, और ये यूज होता है रूट के लिए, और वो भी नॉन लीनियर इक्वेशन जो होती है हमारी। तो मैंने बोला सही है, हाँ ठीक है। जो भी मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया उस वक्त आया। उसके बाद मेरा टाइम पढ़ी रही थी, तो बीच में होता है कि टाइम स्टॉप, अब आपको ये क्वेश्चंस है और आपको ये करना है। अब मुझे जब मैंने वो चीज़ पढ़ी थी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके, तो उसमें सॉल्यूशन से स्टेप बाय स्टेप, तो जब उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिया तो मैंने उसके स्टेप बाय स्टेप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करके ऐसे दिखाया। इसके बाद वो बोलते हैं कि अरे नहीं, आप मेरे क्वेश्चन को समझ नहीं पाए हो, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है इस तरीके से, आपको इसकी कोडिंग लिखनी है। तो मुझे समझ में आया, अच्छा कोडिंग लिखना है। फिर उन्होंने बोला कि आप किस लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। मैंने बोला C++। तो बोले कि ठीक है, तो आप C++ पे इसका कोड लिखिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अगर आप स्यूडो कोड भी लिखते हैं तो भी चलेगा। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि स्यूडो कोड मैंने अच्छे से लिखा कि हाँ, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था कि कैसे वेरिएबल्स को डिफाइन करूं, और थोड़ा सा लग रहा था मुझे। लेकिन मैंने उनसे बोला कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन, मैं उनसे खुद पूछ रही थी कि मुझे ये वेरिएबल को ऐसे करना है, तो मैं इसको क्या लिखूं, किस तरीके से लिखूं। तो थोड़ा मुझे बोल रहे थे, हिंट दे रहे थे कि हाँ ये कर सकती हो। तो मैंने बोला ठीक है। तो चीजें मैं की, और करने के बाद फिर मैंने वो फाइनली उनको शो किया। फिर उन्होंने मुझे एक चीज पे पॉइंट आउट किया कि कुछ था जिसमें उन्होंने मुझे बोला, आई डोंट नो क्या था वो, बट कुछ एक चीज थी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है क्योंकि 1 साल हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, तो उन्होंने कुछ बोला ऐसे, तो मुझे लगा अरे हाँ ये चीज़ तो मैं करना भूल ही गई। फिर वो भी जो था उन्होंने बताया वो मैंने किया। इसके बाद क्या होता है कि वो मुझे बोलते हैं कि ये तो ठीक है, ये आपने कर दिया, लेकिन ये बताइए कि इसका एडवांटेज क्या है और हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं।
तो मैंने बोला कि जैसे कि हम लोग लीनियर जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस होती हैं, उनको हम सॉल्व करने के लिए मेथड्स, सिंपल वाले मेथड्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। श्रीधराचार्य विधि जो हमारे यूपी बोर्ड में थी, रूट निकालने के लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन जो नॉन लीनियर पॉलिनोमियल है, हाई डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं, उनके हम रूट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और इसमें बहुत, अगर हम लीनियर वाले इक्वेशंस के हम रूट निकालेंगे तो बहुत फट से हमारे आंसर आ जाते हैं। और ये इसका जो, क्योंकि उन्होंने कोड लिखने के लिए बोला तो मैंने ऐसे तुक्का मारा कि न्यूटन राफसन मेथड के जब कोड लिखते हैं तो बहुत झट से, बहुत सिंप्लिसिटी से इसका कोड लिख जाता है और बहुत जल्दी से एग्जीक्यूट भी होता है। तो ये सारी चीजें मैंने ऐसे मन कहानी बना के उनको बोला, बट वो बाद में जब इंटरव्यू होने के बाद मैंने सर्च किया तो वो बातें सही थी। तो हाँ, फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये सब चीजें हुई। उसके बाद वो मुझसे पूछते हैं कि आपको सी और C++ में क्या डिफरेंस है। और तो मैंने उनको चीजें बताई कि सी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता है, लेकिन C++ होता है। और उन्होंने बोला कि कैसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिफ्रेंशिएट करें, किस तरीके से पता कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो मैंने उनको एक गूगल फॉर्म का एक एग्जाम्पल दिया, रियल एग्जाम्पल, जिसमें मैंने उनको बोला कि जब कोई एक क्लास होती है और क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमें मान लीजिए उस क्लास के स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। तो मैंने बोला कि अगर हम एक विदाउट ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग प्रोसीजर जो लैंग्वेज होती है उसकी हेल्प से अगर हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हर एक पर्टिकुलर बच्चे के पास जाएंगे और उसका नाम पूछेंगे, एज पूछेंगे, उसके फादर का नेम पूछेंगे, उसका सेक्शंस पूछेंगे, है ना। तो इस तरीके से एक स्टूडेंट के पास जाएंगे और उसका इन्फॉर्मेशन हम स्टोर लिखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज हम इस तरीके से कर रहे हैं, हम एक टेम्पलेट तैयार कर रहे हैं लाइक अ गूगल फॉर्म, जिस गूगल फॉर्म में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट नेम क्या है और स्टूडेंट की एज क्या है, स्टूडेंट का फादर का नेम क्या है, स्टूडेंट के मदर का नेम क्या है। इस तरीके से हम उसमें सारे वेरिएबल्स को डिफाइन करते रहे। बस जब हमें पता चलेगा कि इस पर्सन का हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तो हम उस जो ऑब्जेक्ट है उसका हम उसमें नाम फिल कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारी जो इफिशियंसी है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और हमें बार बार अगेन करके उसी सेम जगह ओरिजिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत इफिशिएंट वे में काम कर सकते हैं, हम सीधे ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं। तो ये चीजें मैंने उनको बताई और उन्होंने मुझे बोला कि वेरी गुड, ऐसे करके उन्होंने बोला भी। और तो ये चीजें थी। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा एसक्यूएल की क्वेरीज, जिसमें उन्होंने बहुत ही सिंपल सा कुछ पूछा था मुझसे कि हाँ, इनर ज्वाइन और लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या है। और मतलब उन्होंने मुझसे बोला था कि एक टेबल्स हैं, मतलब एक होता नहीं है कि हम लोग दो टेबल हैं, उसमें जो कॉमन्स होते हैं, कॉमन्स वाले जो मैचिंग होती है, उस तरीके का नेचुरल ज्वाइन है। इस तरीके से जो मैंने उनको आंसर उस वक्त जो इंटरव्यू के एसक्यूएल के क्वेश्चंस मैंने पढ़े थे ना, उससे पहले जो और भी इंटरव्यू दिए थे, वो सारा एक्सपीरियंस मेरा इस वाले इंटरव्यू में काम आ गया था। अब इतना हुआ तो उनके हिसाब से दैट्स इट था। उन्होंने बोला कि टाइम आउट हो गया मेरा, और 45 का लगभग वो 45 मिनट का इंटरव्यू चला था इस तरीके से। और उन्होंने मुझसे बोला कि आपको कोई क्वेश्चन है क्या मुझसे। तो मैंने उनसे पूछा था कि यस। और उस क्वेश्चन में मैंने उनसे पूछा था कि जो मेरी शिफ्ट की टाइमिंग रहेगी वो क्या रहेगी और क्या रहने वाली है, और जो जनपैक्ट है वो किस टूल पे काम कर रही है और किस एरिया में। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो लाइफ साइंस हेल्थ केयर पे काम करती है, बैंकिंग वाले पे काम करती है, सेक्टर पे काम करती है। और टूल्स भी बताया उन्होंने कि हाँ ये टूल्स है और अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने के लिए है। इस तरीके से उन्होंने मुझे आंसर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मेरा इंटरव्यू जो होता है वो होता है खत्म। अब इसके बाद क्या होता है कि लिस्ट आती है शाम को 4 बजे, हाँ शाम को 4 बजे रिजल्ट आता है कि मेरा वो इंटरव्यू क्लियर हो गया और मैं सिलेक्ट हो गई हूँ नेक्स्ट राउंड के लिए, HR राउंड के लिए। अब यहाँ पे HR राउंड जो है मेरा वो शेड्यूल होता है 7 बजे का, और 7 बजे मेरा HR राउंड जब इनिशिएट शुरू होता है तो जो HR है वो मुझसे पूछती है कि सबसे पहले वो मेरे बारे में पूछती है, फिर फैमिली के मेंबर्स मेरे कितने हैं। और उसने फिर उसके बाद वही जो पूछा जो नॉर्मली सब लोग पूछते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। लेकिन ये सबका आंसर सेम नहीं हो सकता ना, सबको यूनिकली देना होता है। अब स्ट्रेंथ के बारे में मैंने उनसे मैं सारे आंसर रियल तरीके का देखती थी कि जो मेरे अंदर है वो मैं बोलती थी। तो अब क्या होता, जब उन्होंने पूछा कि स्ट्रेंथ क्या है तो मैंने उनको स्ट्रेंथ में एक एग्जांपल बताया
जिसमें मैंने बोला कि कॉलेज में क्या था कि FDP प्रोग्राम हुआ था। मेरे सुपरवाइजर ने उस वक्त सुपरवाइजर उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे। उस प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट लिया था क्योंकि मैं उनकी अंडर थी, तो मुझे उसमें काम करना ही था। तो हुआ क्या था, एक दिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हम लोग उसमें क्या होता था कि हम लोग एक प्रेजेंटेशन और जो टीचिंग वाला जो चीज़ होता था उसमें कोर्सेस उसमें कराए जाते थे। अब हुआ क्या कि एग्जाम का टाइम था, मतलब कि कोर्सेज कराने के बाद जो एग्जाम होता है वो चीज़ थी। और ऐसा हुआ था कि उस वक्त एंकरिंग के लिए कोई नहीं था जो एंकरिंग करते हैं कि हाँ अभी ये प्रोफेसर्स ये आपको लेक्चर देने वाले, इस टॉपिक पे बताने वाले हैं। तो उस लेक्चरर जो पर्सन है, पर्सनालिटी, उनका नाम और जो चीज टॉपिक वो पढ़ाने वाले हैं, वो सब्जेक्ट जो लिखे हुए, वो जो टॉपिक्स लिखे हुए थे उसको बोलना था किसी को। अब वहां पे ये था कि लोग बोलना नहीं चाह रहे थे, मतलब किसी को लग रहा था कि कैसे हैंडल करें, कैसे क्या करें। तो ये चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मैंने किया। मैंने पेन पेपर लिया, उसमें जितना भी जो मुझे लगा कि टुडे का जो शेड्यूल है वो कौन कौन से लेक्चर देने वाले हैं, तो वो सारे मैंने नाम लिखे और उनके रिगार्डिंग जो उनका टॉपिक था वो लेक्चर का, वो मैंने लिखा। तो सारी जर्नी मैंने उनको बताई कि उस वक्त इस माहौल पे मैंने ऐसे चीज़ों को की। और तो मेरा एक तरीके से मैंने ये उनको बोलने की कोशिश की कि जब प्रेशराइज वाला जो एक कंडीशन होता है उस पर मेरा दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। अब ये स्ट्रेंथ है मैंने बोला। और उन्होंने मुझसे वीकनेस के बारे में पूछा, तो वीकनेस में मैंने बताया कि जो मेरा बिहेवियर है इमोशनल, और बहुत जल्दी मैं लोगों पे बिलीव कर लेती हूँ, ये मेरा एक तरीके का वीकनेस है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन पे हमें इतना जल्दी बिलीव नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने उनको चीज़ें बताई। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप इस कंपनी में क्यों आना चाहते हो। तो उसके रिगार्डिंग मैंने आंसर दिया था कि मुझे, आप जब कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए आई हो, जो डेटा साइंस जो रोल था वो मुझे काफ़ी पसंद है और मैं उस पर काम करना चाहती हूँ। मुझे ये पता है कि डेटा जो गिवन है, डेटा सेट्स होते हैं, तो मुझे उसको एनालाइज करने में बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। और उस डेटा से मीनिंगफुल चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से लाना है, वो सारी चीज़ें मैं कर पाती हूँ, मुझे इंटरेस्ट भी है। और जिस तरीके से यूट्यूब में रिकमेंडेशन दिखाते हैं, तो मुझे जानना है कि वो रिकमेंडेशन कैसे होते हैं और किस तरीके से आते हैं, और डैशबोर्ड जो होते हैं वो कौन से टूल से हम डिजाइन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इसलिए मुझे इस जेनपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन में आना है डेटा साइंस रोल के लिए। ये चीज़ें हुई। फिर उसके बाद मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा डेटा साइंस में आप क्या क्या समझ रहे हो, कि आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, क्या आप ऐसा चीज़ जानते हो डेटा साइंस के बारे में। तो मेरा जो भी डेटा साइंस को लेकर के जो भी मैं चीज़ें अभी तक गूगल में सर्च वर्च की थी वो मैंने उनको बोला। और मशीन लर्निंग उसी में, आर्टिफिशियल, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि बस बोल ही रही थी, मैं बोलती जा रही, जो पूछ रही थी वो बोल रही थी। ना मुझे पता था कि सही बोल रही हूँ, ना मुझे पता था गलत बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि फिर उन्होंने ये सारा होने के बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको मुझसे कोई क्वेश्चन है क्या। तो मैंने बोला कि यस मैम, मुझे, क्योंकि जो HR थी वो लेडीज थी। और फिर मैंने उनसे पूछा, पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि जेनपैक्ट का जो नाम है वो जेनपैक्ट क्यों है, कैसे हुआ। तो उन्होंने मुझे उसका रीज़न बताया। और इसमें टेक्निकल इंटरव्यू और इस वाले इंटरव्यू के बीच में मेरा 2 से ढाई घंटे का डिफरेंस था। तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ढूंढ करके, सर्च करके पढ़ ली थी जेनपैक्ट के बारे में, कि जेनपैक्ट का नाम क्यों पड़ा और जेनपैक्ट जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई, सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली थी। तो अब ये क्वेश्चंस मेरे अंदर आंसर्स थे, बट फिर भी मैं उनसे पूछ रही थी कि क्यों पढ़ा नाम ऐसे करके। उन्होंने मुझे बोला कि 1997 में जेनपैक्ट इस्टेब्लिश हुई थी और उसका उस टाइम पे नाम था जनरल इलेक्ट्रिक। और वो एज अ कैपिटल इंटरनेशनल सर्विसेज काम करती थी। और इस तरीके से 2005 में क्या हुआ कि वो एज अ इंडिविजुअल काम करने लगी। और इंडिविजुअल, एक तरीके का इंडिविजुअल मतलब इंडिपेंडेंट कंपनी बन गई 2005 में, और उसका हो गया नाम जेनपैक्ट, जिसका मीन्स होता है जनरेटिंग इम्पैक्ट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। उसके बाद मैंने दूसरा उनसे क्वेश्चन पूछा कि वुमेन्स के सेफ्टी के हिसाब से कंपनी कैसी, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो उन्होंने बोला कि उनको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और उन्होंने एक डोमेन से दूसरे डोमेन में स्विच किया है। और उनको पहले डोमेन में भी ना उनको कोई वुमेन से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी कभी, और ना ही यहाँ पे कोई उनको इश्यू अराइव हुआ। तो ये सारी उन्होंने मुझे आंसर दिया। उसके बाद
मैंने उनसे पूछा कि मतलब किस तरीके से वहाँ का वर्क कल्चर है, तो उन्होंने बोला कि इतना प्रेशर नहीं होता है, आपका जो काम है वो आपको करना है और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टाइमली ऑफिस आना है, टाइमली जाना है, ऐसा कुछ नहीं है आप। तो ये चीज़ें मुझे उन्होंने बताई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस तरीके से मेरा यहाँ पे HR इंटरव्यू खत्म हुआ और सारी चीज़ें जेनपेक की जो एक्सपीरियंस था वो मेरा यही था। और इस तरीके से रात को फिर वो इंटरव्यू खत्म होने के बाद रात को 9 बजे मेरा रिजल्ट आता है कि मैं उस कंपनी के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है। और मुझे 27 को ही पता चल गया था कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है इस कंपनी में। और फिर ऑफर लेटर आ गया, फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। और इसका लोकेशन ऑफर जब कंपनी कॉलेज में आई थी तब उसने लोकेशन डिफरेंट बताया थी, कोलकाता, हैदराबाद ऐसा कुछ बताया था, लेकिन यहाँ पे जब ऑफर लेटर आया तब पुणे लोकेशन बताया गया हम लोगों को, पुणे लोकेशन उसमें मेंशन था। तो इस तरीके से जेनपेक में जॉब है मेरी और मैं पुणे लोकेशन में हूँ। और उसके बाद जो पैकेज मैं डिस्क्लोज नहीं करने वाली यहाँ पे, क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रही हूँ, मेरी आप वो मत लगवाइएगा। और हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि एक जो एवरेज पैकेज है ना, तो जैसे कि अब अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ तो आप ये समझ सकते हो कि 11 से 15 के बीच में हो सकता है कुछ पैकेज इस तरीके का। हाँ, 10 से 15 के बीच में आप ऐसा सोच सकते हो, लेकिन मैं एग्जैक्ट कितना पैकेज है वो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाली, ना ही डिस्क्लोज कर सकते इस चीज़ को। तो इस तरीके से यहाँ तक मेरी जर्नी रही है। और इस तरीके और जो पुराने चीज़ें मेरी थी, जिस तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया, जो मैं सोचती थी कि मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, तो एक मिनी ऑरेंज का मैंने आपको एक एक्सपीरियंस शेयर किया होगा कि मिनी ऑरेंज में जाना चाहती थी बट मेरा उसमें नहीं हुआ। और फिर बाद में मुझे पता चला कि अच्छा हुआ मेरा वहाँ पे नहीं हुआ। तो इसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, मिनी ऑरेंज वाले एक्सपीरियंस का रीज़न। और जो 5 तरीके के मेरे रियलाइजेशन रहे हैं कि मैंने जो रियलाइज़ किया है कि हाँ ये मुझे चाहिए था बट मुझे नहीं मिला, तो मुझे बाद में पता चला कि मेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ। इस तरीके के मैंने 5 तरीके के मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ मुझे बहुत अच्छा है जो मेरा अब है। पहले अगर मैं जिस चीज़ को चाह रही थी अगर वो मुझे मिल जाता तो शायद मैं प्रॉब्लम में हो जाती, है ना। तो इस तरीके से जो मेरा रियलाइजेशन है उसका वीडियो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और मिनी ऑरेंज से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।